अच्छा, अभी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाएगी? असेंबली लैंग्वेज। अब जरा हम असेंबली लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक कोड। कि असेंबली लैंग्वेज में जो हमारे पास कोड होता है वो सिंबॉलिक एब्रीवेशन की सूरत में होता है। जैसे लोड के लिए हम LDA, LD, स्टोर के लिए STR, कभी कभी STO की कमांड यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह कोई अगर हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है तो उसके लिए किल की कमांड यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अभी जैसे बताया आपको, सिंबॉलिक कोड्स, सिंबॉलिक एब्रीवेशंस। अच्छा, इसका एक खास नाम है, ठीक है, इसका क्या नाम है? निमोनिक्स। इसे क्या कहते हैं? निमोनिक्स, जिसमें M साइलेंट है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत कम स्पेस लेता है और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। रन टाइम इसका हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत कम है। पॉइंट नंबर 3, अभी जैसे हमने बात की कि मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकती है, मशीन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकती है। तो अब जाहिर बात है असेंबली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज तो नहीं है। क्या बाइनरी लैंग्वेज है? नहीं। सिंबॉलिक एब्रीवेशन का कोड, अभी हमने कहा कि सिंबॉलिक एब्रीवेशन कोड होता है यहां पर। तो अब क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो हमारे मशीन लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करे किस में? मशीन लैंग्वेज के अंदर, सॉरी, असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करे मशीन लैंग्वेज के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया कि मशीन लैंग्वेज का जो असेंबली लैंग्वेज का हमारे पास कोड है वो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, क्योंकि मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। तो अब क्या करना पड़ता है? उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो वो ट्रांसलेटर, वो सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करे मशीन लैंग्वेज में, उसे क्या कहा जाता है? असेंबलर, ठीक है। Assembler is a software, assembler is a program, assembler is an application that is used to translate assembly language into machine language, ठीक है। Assembler is a program, assembler is a software, assembler is an application that is used to translate assembly language into machine language। assembly language के कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि मशीन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके, मशीन उसको प्रॉपरली चला सके। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि मशीन लैंग्वेज जो हमारे पास है या लो लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ह्यूमन बहुत मुश्किल से उसको या अगर कहा जाए कि ह्यूमंस को बहुत मुश्किल से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस तो देनी है। कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे फिर? तो उसका मैंने क्या बताया था कि क्या हल निकाला गया? हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे जावा, सी लैंग्वेज जो हमारे कोर्स में है, C++ सेकेंड ईयर वालों के कोर्स में है, उसी तरह पाइथन, ठीक है, PHP, ये सारी की सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर हमने क्या किया गया? प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए ये लैंग्वेज डेवलप की गई। अब जरा देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज का? पहले हमने पढ़ा था मशीन ओरिएंटेड, यानी कि वो मशीन के लिए एक खास कोड लिखा जाता था। इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब कि इसकी कोडिंग इंग्लिश वर्डिंग में होती है। ज़्यादातर इंग्लिश वर्डिंग्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज मेक्स प्रोग्राम इजी। क्यों? कैसे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम इजी हो जाते हैं? इंग्लिश वर्डिंग के होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वर्ड्स वो यूज़ होते हैं जिससे हम फेमिलियर हैं, जो हम अपनी आम रूटीन में यूज़ करते रहते हैं। तो इंग्लिश वर्डिंग के होने की वजह से हाई लेवल लैंग्वेज का कोड आसान हो जाता है, प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। ईजी टू लर्न, इंग्लिश लैंग्वेज है इसलिए उसको समझना आसान है। अंडरस्टैंड यानी कि सॉरी, पढ़ना आसान है, अंडरस्टैंड समझना आसान है। डिबग, बग क्या होता है? एरर्स। प्रोग्रामिंग के अंदर आने वाले एरर को क्या कहा जाता है? बग। तो डिबगिंग या डिबग, एरर को रिमूव करना। तो क्या पता चला हमें? क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं हम? इजी टू लर्न, पढ़ना उसको आसान है, समझना आसान है, और एरर रिमूव करना आसान है। वजह क्या है? इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज हो रहे हैं। अब इंग्लिश के वर्ड्स जब यूज हो रहे हैं, मैं उसको आसानी से समझ लूंगा। आसानी से समझ लूंगा तो आसानी से उसमें अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी है तो मैं आसानी से चेंजिंग कर सकता हूं, मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। नेक्स्ट, नॉट मशीन डिपेंडेंट।
अगर याद हो, लो लेवल लैंग्वेज का जो हमारे पास कोड था वो मशीन डिपेंडेंट था, किसी खास मशीन के लिए बनाया जाता था, तो हमें हर मशीन के लिए अलग अलग कोड बनाना पड़ता था। मिसाल के तौर पे, अच्छा वहां पे हमने एक और क्या बात की थी, क्यों अलग अलग बनाना पड़ता था? डिजाइन डिफरेंस की वजह से। मिसाल के तौर पे हमारे घरों में माइक्रोवेव ओवन मौजूद है, क्या है वो? कंप्यूटर की फॉर्म है, डिजिटल माइक्रोवेव ओवन कंप्यूटर की फॉर्म है। उसी तरह एयर कंडीशनर जो हमारे पास है वो क्या है? कंप्यूटर की एक फॉर्म है। तो अब जब वहां पर कोडिंग की गई है, जो उसमें कंप्यूटराइज चिप लगी हुई है, जो हार्डवेयर की कोडिंग वहां पर की गई है, उसमें क्या है? एसी का काम क्या है? कमरे को ठंडा करना, कूलिंग प्रोवाइड करना। माइक्रोवेव ओवन का काम क्या है? खाने को गर्म करना। डिजाइन डिफरेंस, तो जो हमने कोडिंग की, कहां पे कोडिंग की? मशीन लैंग्वेज के अंदर। एसी के लिए वो हम माइक्रोवेव ओवन के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो ये उसका उलट है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम कोड करते हैं वो किसी खास मशीन के लिए नहीं होता। गेम्स हम सब खेलते हैं, कभी आपने देखा हो कि हमने नेट से कोई गेम डाउनलोड की हो, या हमने कभी भी मार्केट से जाके कभी सीडी लाई हो, तो उसके ऊपर लिखा हो कि ये किसी एक स्पेसिफाइड कंप्यूटर के अंदर या किसी एक स्पेसिफिक यूजर के कंप्यूटर में चलेगा। कभी वहां पे लिखा हो कि ये वाली गेम सिर्फ अली के कंप्यूटर में चलेगी, कभी आपने लिखा देखा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट है ही नहीं, मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी वो हम किसी भी मशीन पे चला सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हैं। ठीक है? क्या चीज? हाई लेवल लैंग्वेज का वहां पर सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इतनी रैम चाहिए, इतना प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, इतनी जीबी रैम की रिक्वायरमेंट है, इतना उसको कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी प्रोसेसर की है। वो रिक्वायरमेंट जो भी कंप्यूटर पूरा करेगा वहां पर वो चीज चलेगी, एप्लीकेशन चलेगी, सॉफ्टवेयर चलेगी, गेम चलेगा। ठीक है? तो क्या पता चला? नॉट अ मशीन डिपेंडेंट, मशीन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन, मशीन से ये इंडिपेंडेंट है, किसी खास मशीन के लिए नहीं है, सारी मशीन पे ये चलती है जो उसकी रिक्वायरमेंट को, जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। उसी तरह जिस तरह हमने अभी बात की थी, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड है, असेंबली लैंग्वेज का कोड जो सिंबॉलिक एब्रीविएशन में था वो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती थी, क्योंकि मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर सकती है, बाइनरी फॉर्म को ही अंडरस्टैंड कर सकती है। तो उसी तरह जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है ये भी मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती, इसके लिए भी हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो मशीन जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, जो हमारे पास दो किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं, वो कौन सा होता है? नंबर 1 कंपाइलर और नंबर 2 इंटरप्रेटर। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर। दोनों ट्रांसलेटर क्या करते हैं? सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड को कहां ट्रांसलेट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट कोड में। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था सोर्स कोड क्या होता है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में मेरा लिखा हुआ कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई मेरी कोडिंग है, वो क्या होता है? सोर्स कोड। और जब मैं उसे ट्रांसलेट कर देता हूं मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो कितने हमारे पास इसके ट्रांसलेटर हैं? दो किस्म के ट्रांसलेटर हैं, एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर कैसे ट्रांसलेट करता है। अब आपने जरा इसको बुक से पढ़ना है और मुझे आपने पेपर के ऊपर लिख के उसकी पिक्चर भेजनी है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी टाइप्स कितनी है? 3 टाइप्स है हमारे पास। एक प्रोसीजर लैंग्वेज, नंबर 1 प्रोसीजर लैंग्वेज, नंबर 2 स्ट्रक्चर लैंग्वेज, और नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये किसकी टाइप्स है? हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज की हमारे पास कितनी टाइप आ गई? 3। नंबर 1 प्रोसीजर लैंग्वेज, नंबर 2 स्ट्रक्चर लैंग्वेज, नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ऊप्स भी कहा जाता है। फिर आगे जो हमारे पास है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, उसकी भी आगे 3 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन, नंबर 3 रेपिटेशन। नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन, नंबर 3 रेपिटेशन। सीक्वेंस का मतलब कि मैंने 10 लाइन का एक कोड लिखा, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 लाइन नंबर 1 2 3 4 5 जिस तरतीब में मैंने लिखा है उसी तरतीब के अंदर वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। सिलेक्शन का मतलब कि मेरा 10 लाइनों का कोड तो जरूर है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जो मैंने चीजें सेलेक्ट की हैं वो सिलेक्टेड चीज चले, जो भी मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट की है वो सिलेक्टेड चीज चले, वो सिलेक्टेड पीस ऑफ कोड चले। थर्ड हमारे पास क्या आता है? रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन को क्या बोलते हैं? लूपिंग स्ट्रक्चर। लूप, लूप किस चीज को कहते हैं? जो चीज रिपीट हो रही हो। सर्कल को हम क्या कहते हैं? लूप। ठीक है, तो जो चीज रिपीट हो रही हो। अब यहां पे हम देखेंगे रेपिटेशन कैसे हो रही है। 2 किस्म की रेपिटेशन होती है। एक मैं कह सकता हूं कि कोई खास कंडीशन आने तक प्रोग्राम रिपीट करता रहे, और एक मैं कह सकता हूं किसी खास कंडीशन के आने पर प्रोग्राम रिपीटिंग शुरू हो। मैं कह सकता हूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक
आपने रिपीट करते जाना है जब तक प्रोग्राम में 10 नहीं आता तो वो रिपीट होता रहे, यानी वो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या कहा, किसी खास कंडीशन के आने पर वहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर इनपुट 10 हो जाए तब प्रोग्राम रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये क्या होती है, किसी खास कंडीशन के आने पर या किसी खास कंडीशन के आने तक। तो रिपीटिशन स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स के अंदर है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और लास्ट में नेस्टेड लूप। उसी तरह सीक्वेंस के अंदर हमने क्या सिलेक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्विच, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, ये सारा हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, अब आपको मैं खास वजह बताऊं कि मैंने पहला चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट किया था, सेकंड से क्यों स्टार्ट किया था। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमारे पास एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम में लूपिंग, ठीक है, यानी रेपिटेशन का जिक्र है, वहां पे सिलेक्शन का जिक्र है। तो जाहिर बात है अगर आपको ये पता होगा कि सिलेक्शन कैसे होती है, कोई चीज रिपीट कैसे होती है, तभी आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से मैंने चैप्टर नंबर 2 पहले स्टार्ट करवाया था और इसको कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में हम इसी को, जो हमारे पास लैंग्वेज के आगे टाइप्स हैं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज की मुख्तलिफ टाइप्स, सी लैंग्वेज, C++ और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जावा वगैरह, उसको देख लेंगे। और उसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, उसमें आपने सिर्फ डेट्स लिखनी है कि कब डेवलप की, उसका डेवलपर कौन था, किस जगह पे डेवलप की गई, और एक दो उस लैंग्वेज से रिलेटेड फीचर जो है ना, जब भी पेपर में क्वेश्चन है तो ये लिखना है। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।